हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि यूपी एपीओ और जुडिशल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम में जो जीके जीएस का पोर्शन आता है, आपको उसको कैसे कवर करना है, आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाए। सभी को पता है कि यूपी में जो जीके जीएस का है वही खेल बिगाड़ता है। बाकी जो इतने लॉ के हैं वो सबके मतलब इतना टफ आता भी नहीं है। अगर कोई आदमी लॉ पढ़ रहा है तो उसको इतना नॉलेज होता है कि वो अपना लॉ का पोर्शन तो इजीली से आराम से कर सकता है। मेन चीज़ जो फंसती है वो जीके जीएस की पड़ती है, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। तो उसी सिलसिले में आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जीके जीएस के लिए, आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में वीडियो है। और साथ में एक अपडेट ये भी मैं बताऊंगा कि आपकी की अपकमिंग वैकेंसीज अभी कौन किस किस स्टेट में आने वाली हैं, और यूपी एपीओ और यूपी जे का क्या स्टेटस है यूपी में। वो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा इन चीज़ों को। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे फॉलो करनी चीज़ों को और कौन सी बुक लिस्ट, एक तरीके से बुक लिस्ट तो नहीं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो आपको लेनी चाहिए और उससे आपका पोर्सन अच्छे से कवर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये बुक देख रहे हैं, ये आपकी यूथ कंपटीशन की बुक आती है जीके जीएस की। इसमें क्या है, ये पूरी किताब जो बुक जो है ये पूरी फैक्चुअल बेस्ड बुक है पूरी। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो पूरी एकदम सिर्फ 45 से 40 पेज में इन्होंने पूरी ख़त्म कर दी, फिनिश कर दी है। उसमें क्या टेबुलर फॉर्म में दिया है, मतलब टेबल टाइप पे या लिस्टिंग टाइप में इन्होंने पूरी इसको बताया है पूरी अपनी। आगे मैं दिखाऊंगा अभी कैसे दिया हुआ है इस बुक में। और इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें दी हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगी। मतलब मैंने इस बुक को पढ़ा है और मैं हिस्ट्री क्वेश्चन दे इसमें पढ़ रहा था, लिस्टिंग पढ़ रहा था, तो अपने यूपी एपीओ में जो पिछले बार की मैं देख रहा था तो उसमें क्वेश्चन मुझे एक दो दिखे। ठीक है, अभी मैं उसके आगे भी बताऊंगा। थोड़ा ओवरऑल मतलब ये बता दूँ, ये बुक में ये एनसीईआरटी के बेस पे दी गई है। ठीक है, और फैक्चुअल चीज़ें इसमें दी हैं, मतलब सब चीज़ें याद करने वाली हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल इसमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ याद करने वाला मामला है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये टेबुलर फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये पूरा आपका इंडस वैली जो है एक टेबल में निपटा दिया कि भीमटेका जो आपकी किस काल की, पूरा पाषाण काल की है ये। ठीक है, और ये सिंधु घाटी की देखिए। अब ये इसमें कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी दी गई हैं, जैसे ये सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसमें बता दिया कि उत्तर में चिनाब था, दक्षिण में दोमाबाद था गोदावरी, पूर्व में आलमगीर और पश्चिम में दशकतर था। तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के उत्तर में कौन सी वो थी। तो ये थोड़ा डीप चीज़ें हैं जो इसमें लिखी गई है। ठीक है, और ये देखिए हर चीज़ में इसमें दी गई है कि हड़प्पा में हमें क्या मिला, लोथल में हमें क्या मिला। तो ये टेबुलर फॉर्म में दिया है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि मतलब एक तो कम टाइम में पढ़ लेंगे आप इसे, और मतलब रिवीजन के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत फैक्चुअल दी हैं जो आपको कहीं नहीं मिली, इसी बुक में मुझे दिखी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आप, पूरा ऋग्वेद का मतलब पूरा दे दिया है, कितने मंडल हैं, किसने किसने लिखा है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका मतलब टेबल टेबल फॉर्म में है, तो आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं स्पॉन्सर्ड ये कुछ इस टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी है तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं, अगर जैसे कि आप मेन सेंस में जो अब हिस्ट्री पूछने लगे हैं, एपीयू में भी आ रही है उसमें भी आ रही है, तो उसके लिए तो मैं ज़्यादातर प्रीफर यही करता हूँ कि आप जो है तमिलनाडु बोर्ड की आती है, तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की इंडियन हिस्ट्री आती है, वो आप पढ़ लीजिए। उससे आपका कॉन्सेप्चुअल पूरा बेस हो जाएगा। कुछ चीज़ें उसमें भी फैक्चुअल अच्छी मिल जाती हैं, तो वो तो आप उसे फॉलो कर लें, तो उससे आपका यह एक स्टोरी डेवलप हो जाएगी दिमाग में आपका, पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, आपको कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इन हिस्ट्री की। ज्योग्राफी ज़्यादातर पूछता है नहीं। लास्ट टाइम हाँ मेंस में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, वो विंड वाला, दक्षिण पश्चिम मानसून से रिलेटेड वाला पूछ लिया था। बेसिक क्वेश्चन था, तो वो उन्होंने पूछ लिया था। दूसरी चीज़ कि अब तो आपको पता है कि माइनर एक्ट भी इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन पिछली बार प्रीलिम्स में सिर्फ 5 6 से 7 क्वेश्चन ही आए थे, 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मेंस में उन्होंने पूरा 50 नंबर का पूछ लिया था। जो बहुत लोगों का खेल बिगड़ गया इस चक्कर में कि प्रीलिम्स में उन्होंने पढ़ा, उन्हें लगा कि
6-7 क्वेश्चन है तो हो सकता है ऊपर ऊपर ही पूछे। मेंस में जाके उन्होंने पूरा 30% को जो 30% जो है 30 नहीं 25% जो पेपर जो है आपका माइनर एक्ट से पूछ लिया। तो कुछ कह तो सकते नहीं कि आयोग पिछली बार प्रीलिम्स में 6 क्वेश्चन पूछा तो इस बार भी 6 ही पूछेगा। आपको तैयारी रखनी होगी, ठीक है। इनका कोई सेट वो अब रह नहीं गया है कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। मान लीजिए वो हिस्ट्री सिलेबस में है और पता चले सिलेबस में हिस्ट्री आ ही नहीं रही है, ठीक है, तो अब कुछ वो मतलब रह नहीं गया इस टाइप का है। तो आपको तैयारी अपनी उस हिसाब से रखनी होगी। तो जैसे कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको तमिलनाडु कर लीजिए, और ये मैंने बुक बताई इससे आपका फैक्चुअल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ये कर लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी भी इसमें है, और ज्योग्राफी मेरे हिसाब से आपको कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत है, ज्योग्राफी आपकी इसमें इनफ है। क्योंकि यूपी में जो ज्योग्राफी जो आती है ना आपकी, वो स्टैटिक ज़्यादा आती है, मतलब कॉन्सेप्चुअल कम आती है। कि मतलब ये नहीं पूछेगा कि इग्नेस रॉक कैसे बनती है या कुछ और कॉन्सेप्ट, जैसे फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है जो जो पूरी कॉन्सेप्चुअल बेस है वो नहीं पूछता। इसमें पूरा स्टैटिक पूछेगा आपका। मान लीजिए आपकी पासेस पूछ लेगा, दर्रे पूछ लेगा, माउंटेन्स पूछ लेगा, नेशनल पार्क, इस तरीके का आता है। तो ये आपको इसी में आपको यूथ वाले में मिल जाएगा। या आपके पास कोई अगर और है लूसेंट अगर भी पढ़ने तो लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये हो गई आपकी जियोग्राफी। और साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में तो सबसे बेस्ट जगह घटना चक्र लगती है मुझे, कि बायोलॉजी आप उसी से पढ़ लीजिए। बायोलॉजी के सारी जाए वो पूरी इसी से पढ़ लीजिए। आपसे उससे हट के आपका क्वेश्चन साइंस में तो आपको नहीं मिलेगा, सब उसी से कवर हो जाएगा। ये तो हो गया आपके साइंस की बात की हो गई। इकोनॉमिक्स का जो है, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कैश रिजर्व रेशियो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, ठीक, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होने चाहिए। जीडीपी जीएनपी ये सब तो पता होने चाहिए। साथ में इन सबको आपको कनेक्ट करना है, करंट से कनेक्ट करके पढ़ना है। जैसे मान लीजिए बजट आया है तो बजट को भी आप इसको कनेक्ट करके ही बनाएं। अब जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है कि वो हर 2 मंथ में एक बार आती है, ठीक है, 2 मंथ में एक बार आती है। तो आप कुछ ना करिए, उसको ये करिए कि एक पूरा एक पेज में ऐसा टेबल बना लें, ठीक है। ऐसा टेबल बना लें, और जैसे ये आ गया आपके जून जुलाई का हो गया तो जून जुलाई यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर रिजर्व रेपो रेट कितना रहा, रिवर्स रेपो रेट कितना रहा, बैंक रेट कितना रहा। इसी तरीके से एक टेबल बनाते हैं ना तो एक पेज में आपको पूरे साल का अपडेट रहेगा। अब जब आपका एग्ज़ाम हो तो लास्ट का लेटेस्ट वाला पढ़ के चले जाएं। इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए तो वो ज़्यादा सही रहता है। ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए तो आपको कोई यूट्यूब चैनल अपना देख लें जो आपको प्रीफर अच्छा लगता हो, आप उससे पढ़ लें करंट अफेयर्स। बाकी मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें। मैं मैगज़ीन और ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें। मैं पीडी पढ़ता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता हूँ। आप लोग को दृष्टि की यूपी पीसीएस की एक अलग से आती है, वो पढ़ सकते हैं, बेस्ट है वो, कम होती है, अच्छी होती है, वो पढ़ सकते हैं आप। हैं क्रॉनिकल भी बहुत लोग पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले क्रॉनिकल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो आप पीडी पढ़िए और दृष्टि की यूपी पीसीएस की पढ़िए। और मेंस में अगर आपको टाइम पे आपकी जो विज़न की 365 आती है वो आप कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है, पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें से। तो ये हो गया। बाकी डेली तो करंट अफेयर आपको फॉलो करनी है, डे बाय डे तो डेली फॉलो करनी है किसी भी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन आपको फॉलो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और ये सब हो गया आपका ओवरऑल, ठीक है। अब लास्ट में बात मैं करता हूँ कि वैकेंसी का क्या स्टेटस है यूपी में, कि वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी आपकी इसी साल आएंगी, आनी आपकी इसी साल है, दिसंबर में ही आनी है, ठीक है। अब बातें चलने की 25 दिसंबर तक की आपकी जे की नोटिफिकेशन आ जाए। अब सुनने में तो ये भी आया है कि पेपर बनने गया है यूनिवर्सिटी में यूपी जे का पेपर भी बनने जा चुका है, ठीक है। अभी मतलब कंफर्म नहीं, मतलब ऐसे मैंने सुना हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये है। अब सबसे बड़ी बात है कि यूपी एपीओ का एग्ज़ाम पहले हो चुका था, अब यूपी एपीओ पहले आएगी कि यूपी जे आएगी। तो वैकेंसी दोनों ही आनी है। अब इसमें से एक पहले कौन सी आएगी ये तो आयोग ही डिसाइड करेगा। इसमें कोई कुछ नहीं बता सकता आपको कि पहले जे आएगी कि पहले एपीओ आएगी। आयोग की मर्जी है कि वो पहले कौन सी निकालेगा, ठीक है। लेकिन तैयारियां जैसे चल रही हैं तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि जे ही पहले आ जानी चाहिए। बाकी देखते हैं कि आयोग की क्या है। और एक न्यूज़ और ये भी है कि उत्तराखंड की वैकेंसी एपीओ की आने वाली है, ये आप लोग नोट कर लें। यूके एपीओ की जो वैकेंसी है वो आपकी
आने वाली है, ये आप चीज़ अब नोट कर लें, जल्दी ही आएगी ये यूके एपीओ की। ठीक है, एमपीसीजे आ चुकी है, डीजीएस आ चुकी है आपकी, झारखंड आ चुकी है। ठीक है, काफ़ी वैकेंसीज आ चुकी हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी है कि किसी ने अगर दिल्ली वो यूपीएससी सीबीआई का अगर किसी ने फॉर्म वॉर्म फिल किया है या वीडियो देखते हैं उससे एस्पायरेंट, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने यूपीएससी सीबीआई का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा कैसे क्या आपको डील करना। अगर अगर ज़्यादा लोग इसमें वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो यूपीएससी सीबीआई पे जरूर बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई मैंने ये, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ ही रहे हैं तो मैं भी बिज़ी रहता हूँ, अब मुझे भी पढ़ना है अपना है। तो जो थोड़ी थोड़ी जान इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, बाकी जीके पे ध्यान रखते रहें, बस यही मैं बोलूँगा। थैंक यू सो मच।